ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। यानी ऋग्वेद की संरचना के बारे में अगर हम देखें तो जैसे आपको बता दूं कि इसके 3 पाठ हैं। इसके 3 पाठ हैं। ठीक बच्चों, साकल, वाल्खिल्य और वास्कल। ठीक, इसमें अगर आप देखें तो साकल में 1017 सूक्त हैं। वाल्खिल्य जो 8वें मंडल का परिशिष्ट है, इसमें कुल 11 सूक्त हैं। और वास्कल में कुल 56 सूक्त हैं, परंतु यह उपलब्ध नहीं है। तो साकल, वाल्खिल्य, एवं वास्कल 3 माने जाते हैं। एक और जो खास बात है बच्चों कि ऋग्वेद में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इनमें से ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं। इनमें से 2 से 7 मंडल प्राचीनतम है। इन्हें ऋषि मंडल भी कहा जाता है। इन्हें ऋषि मंडल भी कहा जाता है। इन्हें ऋषि मंडल भी कहा इन्हें ऋषि मंडल भी कहा जाता है। और अगर आप देखें तो पहला, 8वां, 9वां और 10वां ये परवर्ती काल के हैं। ठीक है, 10वां मंडल तो सबसे लास्ट में जोड़ा गया, लेकिन अब ये माना जाता है कि पहला, 8वां, 9वां और 10वां ये बाद में है। और इन्हें अगर आप देखें तो जैसे हम इनको मंडल और ऋषि के रूप में भी देख सकते हैं। मंडल और ऋषि। प्रथम मंडल जो है, प्रथम मंडल से संबंधित जो ऋषि हैं वो मधुच्छंदा, दीर्घतमा और अंगिरा है। मधुच्छमा, दीर्घतमा एवं अंगिरा है। ठीक, मधुच्छंदा, दीर्घतमा और अंगिरा है। द्वितीय का जो संबंध है गृत संबंध है। तृतीय का विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र ऋषि में है। गायत्री मंत्र ऋषि में चतुर्थ मंडल के जो हैं वो हैं वामदेव।
कृषि से संबंधित विवरण मिलता है। 5वां जो मंडल है उसके जो है वो अत्रि हैं। 5वां अत्रि, 6वां भारद्वाज है। 6वां भारद्वाज है। 7वां वशिष्ठ है। 8वां कण्व ऋषि हैं। 9वां पवमान अंगिरा। 'पवमान अंगिरा। और इसमें सोम का वर्णन है। सोम का वर्णन है इसमें। ठीक। 10वां में अगर आप देखें तो क्षुद्र सूक्ति, महासूक्ति। क्षुद्र सूक्ति, महासूक्ति है। ठीक। अब बेटा क्या है कि ऋग्वेद की रचना के समय को लेकर के विद्वानों में बहुत मतभेद है कि आखिर इसकी रचना का समय क्या माना जाए। लेकिन कहा जाता है कि चूंकि ईरानी देवता अवेस्ता और ऋग्वेद के बारे में वर्णित है, जिंद अवेस्ता ईरानी ग्रंथ है और भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद है, दोनों का एक दूसरे में वर्णन है। इस आधार पर जो तिथि निर्धारित की जाती है उसमें माना जाता है कि ये लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास जो है वो रची गई है ऋग्वेद का जो है। चूँकि ऋग्वेद जो है अंतिम रूप मैं पहले ही लिखा कि लिपिबद्ध किया गया गुप्त काल में, तो ये श्रुति साहित्य है। श्रुति साहित्य है बच्चों, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित किया जाता था गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। तो इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं। अब एक और बात स्पष्ट कर दूं बच्चों कि यद्यपि मैं उसको बाद में लिख करके आपको बता दूंगा, लेकिन प्रसंगवश थोड़ा शेयर करना है। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि सभी वेदों की व्याख्या के लिए कुछ ग्रंथ लिखे गए। इन ग्रंथों को हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। हर वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है, लेकिन ये ब्राह्मण ग्रंथ की रचना उत्तर वैदिक काल में है, पूर्व वैदिक काल में नहीं है। ऋग्वेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसमें ऐतरेय कौशितकी 2 हैं ग्रंथ माने गए हैं, और सामवेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यजुर्वेद के भी ग्रंथ हैं और अथर्ववेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यही नहीं,
ब्राह्मण ग्रंथों के बाद एक और ग्रंथ का सृजन हुआ, ब्राह्मण ग्रंथ के परिशिष्ट के रूप में इसको देखा जाता है, जिसे हम आरण्यक कहते हैं। आरण्यक अरण्य शब्द से बना है। अरण्य का अर्थ होता है जंगल वन, यानी वह ग्रंथ जिसकी रचना जंगल या वन में की गई हो उसे हम आरण्यक कहते हैं। और अंत में जिसे हम चौथा ग्रंथ मान सकते हैं वेद के अलावा, ठीक है, सॉरी, वेद के अंतिम भाग, मतलब वेद को अगर हम पहला माने, ब्राह्मण को दूसरा, आरण्यक को तीसरा, तो चौथा हम उपनिषद को मानेंगे। तो वेद का जो अंतिम भाग है उसे हम उपनिषद या वेदांत भी कहते हैं। वेदांत यानी वेद का अंत, इसी को हम वेदांत कहते हैं। वेद के अंत को ही हम वेदांत कहते हैं। और वेदांत को ही एक और शब्द से व्यक्त किया जाता है जिसे हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद, उप का अर्थ होता है पास और निषद का अर्थ होता है बैठकर, यानी पास बैठकर जो जानकारी मिले वो उपनिषद है। उपनिषद को अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे उपनिषदों की संख्या तो 108 है लगभग, लेकिन महत्वपूर्ण उपनिषद वही माने गए हैं जिस पे शंकराचार्य ने भाष्य लिखे हैं। अन्य का भी थोड़ा बहुत महत्व है। इन उपनिषदों में दार्शनिक बातों का विश्लेषण मिलता है, यानी ब्रह्म तत्व क्या है, आत्मा क्या है, अन्य जो दार्शनिक चीज़ें हैं वो उपनिषदों में लिखी गई हैं। ये बातें मैंने आपको इसलिए बता दिया बेटा, यद्यपि प्रसंग इसका उत्तर वैदिक काल में आएगा, लेकिन ये बात मैंने इसलिए आपको बता दिया कि ताकि आपके दिमाग में ये बैठा रहे कि पूर्व वैदिक काल का जो साहित्य ग्रंथ ऋग्वेद है उसकी कुछ बातें बाद में इसके ब्राह्मण ग्रंथ में भी मिलती हैं। तो इसको हम इस तरह से भी देखते हैं। तो अब हम उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ को बाद में देखेंगे। ऋग्वेद के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, और अब मैं पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति की बात करता हूँ, यानी उसके विभिन्न पक्षों का वर्णन किया जाता है। उस पर हम एक एक क्रम में लेते हैं। तो पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति को हम निम्न रूपों में देखेंगे। क्या क्या हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हम इसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे। भौगोलिक विस्तार देखेंगे, फिर समाज देखेंगे, समाज क्या था, फिर राजनैतिक व्यवस्था देखेंगे, फिर अर्थतंत्र को देखेंगे, अर्थतंत्र कैसा था, और लास्ट में हम धर्म को देखेंगे। ठीक है, तो पूर्व वैदिक कालीन जो है संस्कृति के अंतर्गत हम इन 5 पक्षों को पढ़ेंगे। पहले में हम भौगोलिक विस्तार को देखेंगे, दूसरे में समाज को, तीसरे में राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे, चौथे में अर्थतंत्र को, और अंत में धर्म को देखेंगे। अर्थतंत्र, ठीक बच्चों। तो पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति के अंतर्गत हम भौगोलिक विस्तार, समाज, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थतंत्र और धर्म को देखेंगे। तो हम एक एक पक्ष को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आखिर आर्यों ने प्रारंभिक जो क्षेत्र था वो उनका कहाँ कहाँ तक था, किस तरह से। अगर आप देखें बच्चों तो जो पूर्व वैदिक कालीन आर्यों का विस्तार था उसमें हम ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख पाते हैं। ठीक, अफगानिस्तान की 4 नदियों का
उल्लेख पाते हैं। इसमें कौन कौन सी हैं अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो कुभा, कुभा जिसे हम काबुल कहते हैं, कुभा को हम लोग क्या बोलते हैं, काबुल। उसके बाद अगर हम देखें तो क्रुमु, दूसरा क्रुमु यानी कुर्रम, कुर्रम। उसके बाद अगर हम देखें गोमती, गोमल, गोमती, गोमल। और अंतिम में सुवास्तु यानी स्वाद, सुवास्तु यानी स्वाद। कहने का मतलब यह है कि ये चार नदियां कुभा, क्रुमु, गोमती और सुवास्तु ये अफगानिस्तान की हैं। इन चारों का उल्लेख अफगानिस्तान में, मतलब इन चारों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ये चारों अफगानिस्तान में बहती हैं। इसका मतलब कि ये अफगानिस्तान के बारे में पूरी तरह से जानते थे। इसी तरह से अगले उसमें हम देखें सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र, सप्त सैंधव क्षेत्र में यानी 7 नदियों के क्षेत्र को हम इसके अंतर्गत रखते हैं। 7 नदियों में अगर आप देखें तो सिंधु है, सरस्वती है, झेलम है, चिनाब है, ब्यास है, सतलज है और रावी है। ठीक बच्चों, ये 7 नदियों का क्षेत्र होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सप्त सैंधव क्षेत्र। जैसे आज आप पढ़ते हो पंजाब, पंजाब क्या है, 5 नदियों के क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। तो सप्त सैंधव का मतलब क्या है, 7 नदियों के क्षेत्र को। सिंधु प्रमुख है और जो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, ये सब उसकी सहायक नदियां हैं। और एक अन्य है सरस्वती नदी। अगर इनकी बात करें तो इनका संस्कृत में भी नाम जो है मिलता है। अगर हम देखें तो जैसे झेलम का जो है वो वितस्ता नाम मिलता है, वितस्ता। चिनाब का अक्सिनी, अक्सिनी। ब्यास का बिपासा, सतलज का सतुद्री और रावी का परुष्णी, परुष्णी। ठीक, तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि अस्कनी, अस्कनी, अक्सिनी, वितस्ता, अक्सिनी, विपासा, सतुद्री और परुष्णी, ये नदियां हैं। इनको इस तरह से हम देख सकते हैं। तो इससे एक बात और स्पष्ट है कि आर्य सर्वप्रथम कहाँ आए, आर्य सर्वप्रथम, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान में, पंजाब एवं अफगानिस्तान में आए, या बस, ठीक, यानी या इनको अगर हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो कार्य क्षेत्र है आरंभिक, यहीं से ये पूरे देश में अन्य जगह भी गए। इसको थोड़ा सा ठीक बेटा। तो ये क्षेत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। इसके पश्चात आर्य बढ़े, पूर्व की ओर गए। इसके बाद पूर्व की ओर बढ़े, पूर्व की ओर बढ़े और कुरुक्षेत्र तक पहुंचे। कुरुक्षेत्र तक पहुंचे। और ख़ास बात यह है बच्चों कि जब कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेश पर अधिकार कर लिए तो उसको जो नाम दिए उसका नाम है ब्रह्मावर्त। ब्रह्मावर्त नाम दिया, यानी कुरुक्षेत्र उसके निकट के आसपास का, यानी एक तरह से पंजाब अफगानिस्तान से लेकर के, आप मैप के थ्रू समझो, अफगानिस्तान पंजाब से लेकर के और कुरुक्षेत्र तक का, यानी इसको हम सरस्वती नदी भी मान सकते हैं, सरस्वती नदी तक के क्षेत्र तक ये विस्तृत हुए और उस पूरे क्षेत्र को क्या कहे, ब्रह्मावर्त कहे। तो वही मैंने लिख दिया, ब्रह्मावर्त नाम दिए। तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। अब देखो क्या है बेटा कि ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार, 3 बार उल्लेख मिलता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, इसका सीधा सा मतलब यह है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य, पूर्ववैदिक कालीन आर्य गंगा और यमुना को जानते थे। ठीक है, हाँ, गंगा का 1 बार उल्लेख है, यमुना का 3 बार उल्लेख है। इसका मतलब है कि महत्व यमुना या यमुना के जल का उन्होंने दोहन किया हो, प्रयोग किया हो, उपयोग किया हो। गंगा का भी किया होगा लेकिन ज़्यादा यमुना का किया है। तो ये बातें भी कही जा सकती हैं, इसको इस रूप में भी हम देख सकते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक कश्मीर की भी एक नदी का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। कश्मीर की मरुद्वृधा का उल्लेख मिलता है। मरुद्वृधा नदी का उल्लेख मिलता है। समझे बच्चों, कश्मीर की मरुद्वृधा का भी उल्लेख मिलता है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि कैसे क्या उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हिमालय की मोजवंत श्रेणी का उल्लेख मिलता है।
हिमालय की मूजवंत श्रेणी का उल्लेख मिलता है। मूजवंत श्रेणी का उल्लेख मिलता है जहां से सोम रस प्राप्त करते थे। सोम रस प्राप्त करते थे। जहां से क्या प्राप्त करते थे? सोम रस प्राप्त करते थे। यह पश्चिमी हिमालय में है। इसका मतलब है कि इनकी जो पूर्वी सीमा है वो गंगा के पश्चिमी में है और उत्तरी सीमा जो है उनकी, और पश्चिमी सीमा अफ़गानिस्तान में है, उत्तरी सीमा जो है इनकी कश्मीर है, पूर्वी गंगेस्टिक है और दक्षिणी उत्तरी राजस्थान है। मतलब इसको हम अगर एक मैप के थ्रू दिखाने का प्रयास करें तो अब ये चूँकि हम इसको पाकिस्तान को भी शामिल कर लेते हैं, अफ़गानिस्तान का भी कुछ एरिया शामिल कर लेते हैं, तो इसको अब हम इसको एक रेड कलर ले लेते हैं। तो ये जो एरिया है रेड से, ये पूर्व वैदिक काल है। काल विस्तार, इसी को आप ब्रह्मावर्त भी कह सकते हैं। ठीक बच्चों, तो इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं कि क्या है इनका भौगोलिक क्षेत्र। वैसे आपको बता दें कि ऋग्वेद में लगभग जिन भी नदियों का उल्लेख है उनकी अब प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ऋग्वेद में इनकी प्रामाणिकता जो वर्णित है उसको आज हम उसको अब आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि ऋग्वैदिक काल में लोग अफ़गानिस्तान पंजाब से आगे बढ़े और धीरे धीरे करके ये दक्षिणी राजस्थान तक पहुँचे, इधर पूर्व में गंगा तक, कुरुक्षेत्र के निकट के आसपास तक क्षेत्र, पश्चिम में अफ़गानिस्तान को टच करते थे, उत्तर में अगर आप देख लें तो कश्मीर के क्षेत्र को भी लेते थे, जैसा मैंने मैप के थ्रू आपको बताया। तो उस तरह से भी इसको हम देख सकते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र जो ब्रह्मावर्त कहलाता था, ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि ऋग्वैदिक काल में आर्य जहाँ तक गए उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं। तो इसमें ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि, मध्य देश या उत्तर आर्यावर्त, तमाम तरह के विकल्प दिए जा सकते हैं। तो इसको दिमाग में रखें। अगर हम आगे हम मैप के थ्रू और उत्तर वैदिक कालीन भौगोलिक विस्तार को स्पष्ट करेंगे। पूर्व वैदिक काल में फ़िलहाल इन जो नदियाँ हैं, वैसे तो सामान्यतः माना जाता है कि 25 नदियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती हैं। अब हम अगले पक्ष की ओर चलते हैं, यानी पूर्व वैदिक कालीन।